हैं, जिस तरीके से उन्होंने वहां की सरकार को अपदस्थ किया है, उससे बुरी तरीके से डर गई है। और अगर ऐसा वाकया हिंदुस्तान के अंदर होने की नौबत आती है तो क्या उसको रोका जा सकता है? जो पार्टी आंदोलनों के जरिए, विरोध प्रदर्शन के जरिए सत्ता में आई है, उसको अब इस बात की जरूरत क्यों पड़ रही है? जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है उसके बाद से लगातार वो किसी भी तरीके के विरोध को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनका विरोध करे। ये दर्शाता है कि दरअसल इस सरकार की किसी भी तरीके के लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन में कोई इसका कोई कमिटमेंट नहीं है। सरकार को की सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि वो सरकार में बने रहे, कि विपक्ष की आवाज को, विरोध की आवाज को, डिसएग्रीमेंट की आवाज को पूरी तरीके से कुचल दिया जाए। क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सरकार विरोध प्रदर्शनों से वाकई डर गए हैं, या फिर देश में विरोध प्रदर्शनों को रोकने की उनकी रणनीति के पीछे है कोई बड़ा खेल? आज का मुद्दा है गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान जिसमें उन्होंने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी BPR&D को आजादी के बाद के बड़े आंदोलनों का गहराई से अध्ययन करने का निर्देश दिया है, आदेश दिया है, खासकर 1974 के बाद हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों का। इस अध्ययन में यह देखा जाएगा पीछे की वजहें, फंडिंग और कौन कौन इसका हिस्सा रहा, सब पर नजर। सरकार चाहती है इस अध्ययन के आधार पर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP बनाया जाए, ताकि भविष्य में, फ्यूचर में किसी भी आंदोलन की कोशिशों को समय रहते रोका जा सके, कुचला जा सके। क्या यह कदम देश की सुरक्षा के लिए है या फिर इसके पीछे है कोई सियासी मकसद? कुछ लोग इसे नेपाल के हालात से भी जोड़ रहे हैं और पूछ रहे हैं, क्या अमित शाह डर गए हैं? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं आखिर इस निर्देश के पीछे की असली कहानी क्या है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सतंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब ये बयानबाजी और इस आदेश का मीनिंग क्या है, मतलब क्या, आशुतोष सर बताएंगे। आशुतोष सर। जी बिल्कुल अंकुर, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मौजूदा सरकार, वो नेपाल में जो हादसा हुआ है, नेपाल में जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे हैं, जिस तरीके से उन्होंने वहां की सरकार को अपदस्थ किया है, उससे बुरी तरीके से डर गई है। डर इसलिए गई है क्योंकि उसको लगता है कि अगर भारत के पड़ोस में, पहले श्रीलंका में, उसके बाद बांग्लादेश में और उसके बाद अब नेपाल में, और तीनों जगह अगर देखें तो तीन बहुत ही पावरफुल लीडर्स की सरकारें वहां पे थी, और उसके बावजूद भी लोगों का गुस्सा भड़का और वहां की सरकारों को हटना पड़ा। इसमें जो सबसे बुरा हाल हुआ है वो नेपाल में हुआ है, जहां कई बड़े मंत्रियों को, यहां तक कि विदेश मंत्री को लोगों ने घर में घुस के बुरी तरीके से पीटा। तमाम राजनीतिक दलों के जो, जिनके कहते हैं, जिनके दफ्तर थे, जिनके घर थे, उसको भी लोगों ने आग के हवाले कर दिया और अंततः वहां की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। और वो तस्वीर तो बिल्कुल भयावह है, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि उनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और जो वित्त मंत्री हैं, उनको लोग दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, उनको पिटाई कर रहे हैं, और वो बेचारे रो रहे हैं, और उनकी मदद के लिए वहां कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये तस्वीर किसी भी राजनेता को, किसी भी सरकार को, चाहे वो कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो हिला के रख देता है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से मौजूदा सरकार को इस बात का डर सताने लगा है, और अगर सता रहा है तो बिल्कुल जायज भी है, कि कहीं ऐसा वाकया हिंदुस्तान के अंदर ना हो जाए। और अगर ऐसा वाकया हिंदुस्तान के अंदर होने की नौबत आती है तो क्या उसको रोका जा सकता है, क्या उसको संभाला जा सकता है, और क्या उसकी दिशा को मोड़ा जा सकता है? ये पूरा लब्बो-लुबाब है जो अमित शाह ने दरअसल, जैसा कि आपने जिक्र किया, उस बैठक में जिस जांच के आदेश देने की बात की है। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि आज़ादी के बाद के जितने कामयाब प्रदर्शन हुए हैं, उनकी जांच पड़ताल करें। जांच पड़ताल क्यों करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी तो वही सरकार, वही पार्टी थी जिसने 1967 में, अगर आप ध्यान से देखें, तो गौहत्या के नाम पर इस देश के अंदर एक बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाने की कोशिश की थी। और जब उस वक्त भारतीय जनता पार्टी तो नहीं थी, लेकिन आरएसएस के लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उसमें जनसंघ के लोग उनमें इन्वॉल्व थे, और पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी संसद मार्ग पर, और कई लोगों की जानें गई थी। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जो इंदिरा गांधी के खिलाफ जो 1974-75 के बाद जिस तरीके से आंदोलन हुआ था, वो भी काफी हिंसक आंदोलन था, और जिसकी परिणति अंत में आपातकाल लागू करने में हुई थी, और अंत में इंदिरा गांधी को सरकार छोड़नी पड़ी थी। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का जो आंदोलन था वो था, जिसमें कई बार सरकार को
पुलिस बल का सहारा लेना पड़ा था, कई बार गोलियां चली थी, लोगों की जानें गई थी और अंत में बाबरी मस्जिद पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी। तो पार्टी आंदोलनों के जरिए, विरोध प्रदर्शन के जरिए सत्ता में आई है, उसको अब इस बात की जरूरत क्यों पड़ रही है कि वो उसकी जांच पड़ताल करा रही ताकि कोई एसओपी बना सके। इसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि वो बुरी तरीके से डरी हुई है, उसके मन में ये आशंका है और उसको लग रहा है कहीं ऐसा भारत में हो गया तो क्या होगा, तो क्या होगा। ये जो तो क्या होगा, ये बहुत गंभीर प्रश्न है। मैं इस बात की कल्पना नहीं कर सकता कि जो कुछ नेपाल में हुआ वही भारत में होगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि भारत की बहुत बड़ा भूभाग है, 140 करोड़ की आबादी है और भारत में लोकतंत्र बहुत मजबूत है। नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी स्थिति नहीं है। दूसरी स्थिति यह है कि इसको इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है उसके बाद से लगातार वो किसी भी तरीके के विरोध को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो निजी हो, चाहे वो इंडिविजुअल स्तर पे हो, किसी के निजी स्तर पे हो, किसी नागरिक के अपने अकेले स्तर पर हो, या फिर सामूहिक स्तर पर हो, या ग्रुप के लेवल पे हो, या राजनीतिक पार्टी के लेवल पे हो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब निजी तरीके से किसी व्यक्ति ने सरकार के खिलाफ कहने की कोशिश की तो वो सालों तक जेल के अंदर बने रहे, चाहे उमर खालिद का मसला हो या फिर कुछ और लोगों का मसला हो। इसी तरीके से जब राजनेताओं ने सरकार का जम के विरोध करने की कोशिश की तो उसमें से आधे से ज्यादा नेताओं को जेल की हवा खानी पड़ी। ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, पुलिस, इनकम टैक्स, इन सब का दुरुपयोग किया गया। और साथ ही साथ एक राजनीतिक दल के तौर पर अगर हम देखें या एक बड़े ग्रुप की तरफ देखें तो जिस तरीके से किसानों ने बड़े पैमाने पर आंदोलन किया, 1.25 साल तक वो धरने प्रदर्शन करते रहे और उनको आतंकवादी साबित करने की कोशिश की गई, उनको खालिस्तानी साबित करने की कोशिश की गई, उसमें 700 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई। और तब जाके सरकार पसीजी जब उसको लगा कि इस आंदोलन की वजह से उनकी राजनीतिक स्थिति गड़बड़ हो सकती है। या शाहीन बाग के आंदोलन के समय में जिस तरीके से उनको पेश करने की कोशिश की गई थी, और आपको अच्छी तरीके से याद होगा दिल्ली चुनाव के दौरान अमित शाह ने बाकायदा बयान दिया था कि ईवीएम के बटन को इतने कस के दबाओ कि झटका जो है वो शाहीन बाग में जाके लगे। तो ये सारा माहौल क्या दिखाता है कि व्यक्तिगत तौर पर हो या फिर सामूहिक तौर पर हो, सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनका विरोध करे। तो ये एक बहाना भी हो सकता है इस देश के अंदर विरोध की आवाज को पूरी तरीके से कुचलने की, खत्म करने की और देश के अंदर अधिनायकवादी शासन स्थापित करने की। आपने दो चीजों का जिक्र किया, एक तो नेपाल का जिक्र किया कि हो सकता है इनमें ये डर हो और हो सकता है ऐसे आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही हो। दोनों में चीजें ये हो सकती हैं, ऐसा तो साफ साफ लग रहा है। लेकिन मान लीजिए ये पारित कर या इन्होंने पूरा अध्ययन कर लिया और अपने तिकड़े में लगा ली, पूरी जो इनको चाहिए था वो मिल गया इनको, तो फिर वो कुचलने के लिए कोशिश करेंगे, बस फिर कुचल देंगे कुछ, जैसा कि फिर जिससे डर है फिर वो हो जाएगा। नहीं, देखिए घटनाएं कैसे टर्न लेती हैं, कैसे वो अपना रास्ता बदलती है तो कोई नहीं कह सकता। मतलब हो सकता है उसका एक असर ये भी हो कि लोग अचानक अराजक हो जाएं और लोगों के मन में आ जाए कि सरकार तो पूरी तरीके से निरंकुश हो गई है और इस सरकार को हटाना ही जरूरी हो गया है, तो वो एक अलग तरीके का टर्न लेती है। और कुछ ये भी हो सकता है कि लोग डर जाएं और वो अपने घरों से निकलना बंद कर दें। लेकिन जो तस्वीर मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद होगा कि पिछले दिनों श्रीनगर के अंदर जब आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, वहां के जो महराज करके जो एमएलए हैं, जब उनकी गिरफ्तारी के बाद वहां गए और उन्होंने वहां पर जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें हिस्सा लेने की कोशिश की, तो उनको अपने ही घर में नजरबंद कर दिया गया। और यहां तक नजरबंद कर दिया गया, गेस्ट हाउस में यहां तक नजरबंद कर दिया गया कि जब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री जो केंद्र में भी मंत्री रहे हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, जब वो उनसे मिलने गए तो उनको भी मिलने नहीं दिया गया। आप सोचिए कितनी भयावह स्थिति है कि पूर्व मुख्यमंत्री को मौजूदा राज्यसभा सांसद से मिलने तक नहीं दिया गया। उसी के साथ साथ श्रीनगर में तो इस तरीके की घटनाएं बिल्कुल आम हो गई, पूरी तरीके से आम है। बार बार हम देखते हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश हो या कहीं दूसरे इलाके हो, वहां पर जब भी प्रधानमंत्री जी जाते हैं या अमित शाह जाते हैं तो वहां के जो विपक्ष के नेता हैं उनके घर में अचानक पुलिस पहुंच जाती है और नजरबंद कर दिए जाते हैं। उसी तरीके से बनारस के अंदर आपने देखा कि अजय राय जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, अचानक वहां पे पुलिस पहुंच गई और उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। तो अपने ही देश में गैर कानूनी तरीके से अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नजरबंद कर दिया जाता, उनको घर से नहीं निकलने दिया जाता, एक दूसरे नेता को जो कांग्रेस पार्टी के नेता है और जिन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा, उनको नजरबंद कर दिया जाता है, तो ये क्या दर्शाता है? ये बिल्कुल उसी तरीके की स्थिति है जैसे जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो वहां किसी भी तरीके के प्रदर्शन की, किसी भी तरीके की कोई
जो आशंका या उम्मीद थी उसको पूरी तरीके से कुचल देने की कोशिश की जाती थी। वहां जब जब लगता था कि अगले दिन कोई किसी तरीके का आंदोलन होने वाला है तो रात के समय पुलिस वहां पहुंच जाती थी और लोगों को घरों से बाहर निकलने से मना कर देती थी। आपने देखा पिछले दिनों अखिलेश यादव के साथ जब करीब तकरीबन 1-1.5 साल पहले का वाकया है, जब उनके दफ्तर को, उनके घर को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया और अपने घर के बाहर नहीं निकल पाए थे। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि दरअसल इस सरकार की किसी भी तरीके के लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन में कोई इसका कोई कमिटमेंट नहीं है या इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और इनको लगता है कि जो वो कहें उसी हिसाब से चीजें चले। तो जो वॉइस ऑफ डिसेंट है, जो डिसएग्रीमेंट है या जो लोकतंत्र में जो विरोध प्रदर्शन की, अहिंसक तरीके से विरोध प्रदर्शन की जो मर्यादा है उसको पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। तो ये उस दिशा में उठाया हुआ कदम भी हो सकता है। आखिरी सवाल, घरेलू राजनीति में तो इसके खिलाफ अगर ये हल्का सा कुछ हुआ तो आवाज उठेगी। राहुल गांधी लगातार सरकार के मुद्दों को उठा रहे हैं, उनका ऐसा नैरेटिव शायद करते हैं कि सरकार को वो बात माननी भी पड़ती है। तो हो सकता है अगर हो पाए या ना हो पाए, कोशिश शुरू हो गई। मान लीजिए अगर हो गया और इसके बाद वैश्विक छवि तो हमारी वैसे भी खराब हो रही है, फिर क्या पलीता लगेगा? नहीं, सरकार को उसकी सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि वो सरकार में बने रहें। कोई भी सरकार, चाहे वो स्टालिनवादी सरकार हो या फिर हिटलरवादी सरकार हो या फिर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार हो, सबकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि वो सत्ता में कैसे बने रहें। उनको इस बात की चिंता कम होती है कि इस पर वैश्विक स्तर पर या अपने देश में इसका किस तरीके से विरोध हो रहा है और उनकी सरकार की छवि कैसे बन रही है। इसलिए ये अलग तरीके का प्रश्न है। मुझे नहीं लगता कि जब सरकारें इस तरीके से काम करती है तो उन्हें इस बात की चिंता होती है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर या अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में उनकी क्या छवि बन रही है, उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर सत्ता में नहीं रहेंगे तो उनके बारे में कुछ लिखा भी नहीं जाएगा। तो पहली प्रायोरिटी होती है कि सत्ता के अंदर बने रहना। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनको इस बात की कोई चिंता होगी कि उनके बारे में क्या सोचा जाएगा, उनके बारे में क्या कहा जाएगा। हाँ, सरकार में लंबे समय तक बने रहते तो जरूर कहीं मन में इस तरीके की बात आती है, अरे मेरे खिलाफ बुरा लिखा जा रहा है या गलत लिखा जा रहा है, इसको ठीक करने की जरूरत है। लेकिन बाकी समय इनकी चिंता सिर्फ इतनी सी होती है कि हम सत्ता में कैसे बने रहे, हम कैसे मंत्री बने रहे, कैसे प्रधानमंत्री बने रहे, कैसे सरकार में बने रहे और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े करें। और उसमें जो सबसे बड़ा कदम उठता है वो यही होता है कि विपक्ष की आवाज को, विरोध की आवाज को, डिसएग्रीमेंट की आवाज को पूरी तरीके से कुचल दिया जाए और उनको आगे बढ़ने से रोका जाए ताकि उनकी सरकार सत्ता में बनी रहे। बिल्कुल। तो जो अगर इस बात पर विचार भी किया जा रहा है और यह आदेश दिया गया है तो सत्ता बचाने के लिए, जैसा कि आशुतोष जी ने कहा, तो अपने आप में एक गंभीर विषय है, मुद्दा है, चिंतन का विषय भी है, चिंता का विषय भी है कि ऐसा सोच क्यों रहे हैं और सोच रहे हैं तो नतीजे आशुतोष जी ने बता दिए। तो देखते हैं कि ये जो डर है या विपक्ष को कुचलने की कोशिश है, जो भी इसमें घटनाक्रम आगे होंगे हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.